तुझ पे सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, तुझ पे सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। दुश्मनों के लिए नंगी तलवार हैं, तुझ पे सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। दुश्मनों के लिए नंगी तलवार हैं। ए वतन तेरे हम भी तरफदार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पंवार। आप सबका चाय पे चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। शायरी के चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, शायरी का रंग कभी ढलता नहीं है। शायरी के आगोश में जमाना पलता है, बदलता है, चलता है। शायरी हमेशा गतिमान रहती है, प्रभावान रहती है, भाववान रहती है। शायरी कभी बूढ़ी नहीं होती, शायरी हमेशा जवान रहती है। तो जिस शायर की शायरी सुनकर के दिल में उत्साह उत्पन्न हो जाए, जिसे सुनकर के व्यक्ति का मन शांत हो जाए, मन में एक जो है मोहब्बत व्याप्त हो जाए, प्यार जहां छा जाए, एक ऐसे शायर से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिसने टोंक शहर, जो हमारा छोटा सा शहर है टोंक, उस टोंक में जहां उर्दू अदब बसता है, वहां पर उसकी शायरी ने जन्म लिया। और उसने जो रास्ता तय किया वो इतना अच्छा था, इतना ऊंचा था कि उसने पहले देश और फिर विदेश तक अपनी यात्राएं की। विदेश तक की यात्राएं करने के पीछे भारत सरकार ने उन्हें, इंडियन एम्बेसी ने उन्हें विदेशों में भेजा शायरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आज हम उन शायर से आपको मिलाने जा रहे हैं। वो शायर जो मेरे जिगरी दोस्त भी हैं और शायरी की दुनिया में उनका बड़ा ज़बरदस्त नाम है। उनका संचालन सुन करके, उनकी शायरी सुन करके चलते कदम रुक जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जो उन्हें सुनने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके श्रोता हैं, उनके दर्शक हैं और टोंक शहर के जो वासी हैं, वो सब उनके लिए ऐसा कहते हैं। आइए हम उनसे मिलाएं आपको, क्योंकि हम शीश पर गीता और कुरान रखते हैं। हम शीश पर गीता और कुरान रखते हैं, हर पल जिंदा अपना स्वाभिमान रखते हैं और मौत भी लौट जाती हमसे आंख मिलाकर, क्योंकि हम दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए ऐसे ही एक हिंदुस्तानी शायर को, जिसने पाकिस्तान जाने से भी इसलिए मना कर दिया कि मैं वहाँ शायरी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, मेरे देश के खिलाफ जो देश है मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। उस शायर से, उस देशभक्त शायर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। उनका नाम होता है डॉक्टर जिया टोंकी। आइए चाय पे चर्चा कार्यक्रम में उनसे मिलते हैं हम। आज चाय पे चर्चा में हमारे साथ में हैं डॉक्टर जिया टोंकी साहब। हम इनका चाय पे चर्चा कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जानते हैं, जिया साहब, ये जो शायरी है, आपका नाम बहुत शायरी की दुनिया में है, तो आप इस शायरी की शुरुआत आपने कब की? 1993 से मेरी शुरुआत हुई शायरी की, और उसके बाद 93 के बाद 95 से लगभग मैंने फिर नेशनल लेवल के मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ते गए तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी बुलाए गए। और वहाँ इंटरनेशनल लेवल के कब आप पहुँचे? इंटरनेशनल लेवल पर ये 2000 के बाद का जो सफ़र है मेरी शायरी का, वो इंटरनेशनल लेवल का सफ़र शुरू हो चुका था। तो कौन कौन से देश में आपने? जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, कुवैत है, इन तमाम देशों में जाना हुआ। एक बांग्लादेश भी जाना हुआ। अच्छा, ये आपको ये जो शायरी है, इस शायरी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे शायरी सीखना चाहिए? जब व्यक्ति ये सोचता है मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, उस समय शायरी एक शौक अलग ही है। जाहिर है। प्रेरणा क्या थी प्रदीप जी? सबसे बड़ी बात, जैसे आपको विरासत में कविता मिली है, काव्य पाठ जो मिला है वो आपको विरासत में मिला है, वो आपके फादर की तरफ से आया है। बहुत बड़े कवि थे वो, बहुत बड़े शायर थे। इसी तरह मेरा भी मामला रहा कि मेरे घर में शायर थे, मेरे वालिद शायर।
मेरे दादा शायर, मेरे परदादा शायर, तो वो विरासत में जो चली आ रही थी उस विरासत को बस थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की है और ज़िंदा करने की कोशिश की। वो लोग जो मेरे पूर्वज थे, मेरे पुरखों ने, उन्होंने कभी बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन खुदा ने मुझे वो रास्ता दिखाया कि नहीं, बाहर निकला जाए, इससे लोगों को सुनाया जाए अपनी शायरी को। बाहर निकले तो उससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा और आज टॉक का प्रेजेंटेशन करता हूँ, राजस्थान का करता हूँ, पूरी दुनिया में शायरी के एतबार से। तो शायरी जो है, आपने बड़े बड़े शायरों के साथ मंच शेयर किए हैं। जी जी चाहे वह जितने भी ऑल इंडिया मुशायरे रहे हों या कभी कभी सम्मेलन रहे हों, जी जी। और आपका साथ देश के बड़े जाने माने अंतर्राष्ट्रीय शायर राहत इंदौरी साहब के साथ भी आपने मंच शेयर किए। जी जी उनकी मौजूदगी में आपने निजामत की, संचालन किया जी जी मुशायरे का। जी जी। आपके क्या अनुभव रहे उनके साथ, राहत इंदौरी साहब के साथ? राहत इंदौरी साहब से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एक बड़े शायर होने के साथ साथ वो बहुत बड़े इंसान भी थे, और वो जिससे मोहब्बत करते थे, जिससे चाहते थे, उसे टूट कर चाहते थे हमेशा। कई सफ़र भी उनके साथ हुए और बेगिनती तो उनके साथ स्टेज शेयर किए ही हैं। लेकिन सफ़र का मैं आपको बताऊं कि आप भी एक मुशायरे में, नीमच के मुशायरे में साथ ही रहे, जिसमें मैं निज़ामत कर रहा था, और आप भी उसमें एक कवि की हैसियत से थे। आप अकेले ही थे कवि की हैसियत से, बाकी सब शायर थे। तो उसमें राहत साहब में भी मौजूद थे। तो लेकिन राहत साहब का जो मामला ये था कि वो बड़े शायर होने के साथ साथ एक बड़े इंसान भी थे। उनके साथ कई सफ़र करने का इत्तेफाक भी हुआ, एक आध सफ़र बाहर का भी हुआ हिंदुस्तान से। तो वो कभी भी अपने छोटों के साथ, बिल्कुल छोटों के साथ बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। कभी भी छोटों को उन्होंने सफ़र किया, चाहे वो 24 घंटे का सफ़र हो, 12 घंटे का सफ़र हो, कभी भी वो अपने छोटे को 1 रुपया भी खर्च करने नहीं देते थे। अच्छा। अपनी जेब से किया करते थे खर्च। मैं एक चेन्नई का, मुझे मुशायरे का याद है, भोपाल से चेन्नई एक्सप्रेस में हम बैठे, तो उसमें 4 शायर लगभग उसमें और भी सफ़र कर रहे थे। राह साहब को मालूम नहीं था, लेकिन राह साहब के साथ मैं ज़रूर साथ था। तो उन्होंने मुझसे कहा था, ज़िया अपन साथ ही चलेंगे, भोपाल से, मैं इंदौर से आ रहा हूँ, तो अपन साथ चलेंगे, मेरे साथ ही चलना। तो राह साहब ने के साथ हम हो गए। साहब उसमें सेकंड एसी में थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें और भी कोई शायर हैं? मैंने कहा राह साहब मुझे तो मालूम नहीं। उनको मालूम करो, अपन सब साथ खाना खाएंगे। तो उन्होंने सब बुलाया, और बुला के सब शायरों को मैंने मालूमात की, तो पता चला 4 शायर और भी हैं उसमें। तो हम 5 शायरों की बाकायदा तौर पर, हम 24 घंटे का हमारा सफ़र था उस गाड़ी से, तो उस 24 घंटे के अंदर खाना वाना सब की दावत उन्होंने हमारी वहाँ ट्रेन में ही की। अच्छा। ये एक बड़ी बात थी। वो सबसे बड़े थे, जाहिर बात है, उन शायरों में सबसे बड़े थे। तो ये उनकी बड़ी बात थी कि वो अपने छोटों को कभी भी अपने उनके साथ सफ़र करते थे, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे और बहुत ही शफ़क़त के साथ पेश आते थे, और कभी कोई खर्च करने नहीं देते। ये उनका बड़कपन था। ये अच्छा, राहत साहब की ऐसी कौन सी शायरी है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? राहत साहब की वैसे तो बहुत शायरी है, और इतनी लेकिन आपको जो पसंद है? जैसे उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक उन्होंने एक शेर कहा था कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। हाँ 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 हाँ, वाह, मोहब्बत करने वाले थे वो। हाँ जी। एक उन्होंने हिंदुस्तान पर, अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान पर एक बड़ा अच्छा शेर लिखा था। हमारे यहाँ शायरी में जान का दुश्मन महबूब को कहते हैं, प्रेमिका को कहते हैं। तो उन्होंने उस जान का इस्तेमाल करके वहाँ पर किस तरह मोहब्बत अपनी जाहिर की है कि वो जो प्रेमिका से जैसी मोहब्बत की जाती है टूट के, बिल्कुल दुनिया को छोड़ छाड़ के, उस तरह अपने मुल्क से मोहब्बत करना उन्होंने सिखाया अपने शेर में, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। वाह। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह वाह, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा जिया साहब, जो हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हाँ, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अच्छा ये बताइए, वो जो एक शेर था कि वो जो हादसा बाजार, वो कौन सा शेर था जो बड़ा उनका फेमस भी हो? हाँ 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 हाँ, वो हादसा बन के वो बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं,
कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। हाँ। जैसा हम जानते हैं, एक बात ये भी है कि जैसे डांस है या सिंगिंग है या एक्टिंग है, इस सब की स्कूल हैं, जी स्कूल्स हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें सिखाया जाता है। जी। जो नए युवा हों, वो शायरी अगर सीखना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? नए युवाओं को सीखने के लिए? अच्छा, आज देखिए, वैसे तो सच्चाई तो ये है कि एक कवि और एक शायर जन्मजात होता है। वो माँ के पेट से ही कवि पैदा होता है, शायर पैदा होता है। आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई शायर नहीं बना पाया। शायरों पर रिसर्च तो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं जी। कबीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, किसी कॉलेज में नहीं गए। मीर और गालिब कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन आज यूनिवर्सिटीज़ कबीर पर, मीर और गालिब पर रिसर्च कर रही हैं जी। सच्चाई तो ये है कि शायर पैदा होता है, लेकिन फिर भी इस दौर में, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक से लोग सुन के शायरी कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप से शायरी कर रहे हैं सुन कर। तो इस तरह उसमें सबसे पहली चीज़, कुछ उसूल हैं और वो उन सिद्धांतों को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो यकीनन कुछ शायरी सीख सकते हैं। नहीं, निखार सकते, मतलब अगर मालूम है शायरी, वो शायर है अंदर, जी। तो उसे निखारा जा सकता, कैसे जाएगा? सबसे पहले तो उसको एक मौजू, एक ख्याल अपने जहन में लाना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो हमारे इसमें जो मीटर्स हैं, बहरें हैं शायरी की, उन बहरों में से एक बहर कोई भी आप चूज़ करें, उस बहर को सिलेक्ट करें और वो ख्याल जो आपके जहन में आ रहा है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, मोहब्बत का हो, इश्क मोहब्बत का हो, हुस्न इश्क का हो, उस ख्याल के मुताबिक उसके अनुसार अल्फाज का सिलेक्शन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर बहर में आना, और फिर वो बहर में आना, उसके लिए काफ़िया और रदीफ़ की ज़रूरत भी होती है। उस काफ़िया और रदीफ़ को आप मद्देनज़र रखें और उससे आप शायरी करें। फिर लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन तमाम बातों के बाद, ये आप उसूल जो मैं बता रहा हूँ, इनके बाद भी आप अगर एक अच्छा गुरु तलाश करें, एक अच्छा शायर तलाश करें जिसको आप अपना उस्ताद, अपना गुरु बनाएं और उसके कदमों में जाकर बैठें, और वो जब आप जो कुछ भी कहें उसे ज़रूर दिखाएं, ताकि उससे जो भी आपने निखार लफ्ज़ इस्तेमाल किया, निखार तभी आएगा अपनी शायरी के अंदर जब हम किसी को अच्छे गुरु से उससे इस्लाह लेंगे, उससे शायरी को उसको दिखाएंगे। अच्छी बात है। हरिवंश राय बच्चन साहब लिखते हैं कि न रहे वो पीने वाले, न रही वो मधुशाला। वाह। तो पुरानी शायरी और आज की शायरी में क्या फ़र्क मानते हैं आप? देखिए, पुरानी शायरी, प्रदीप जी, पुरानी शायरी को हमारे यहाँ क्लासिकल शायरी, रिवायती शायरी कहा जाता है, और नई शायरी जो है उसको जदीद शायरी कहा जाता है। फ़र्क दोनों में यह है कि पुरानी शायरी जो थी वो हुस्न इश्क और उसूलों की बहुत पाबंद हुआ करती थी, यानी उसमें बहर का बड़ा मामला होता था। काफ़िए उसमें जो इस्तेमाल करने हैं वही काफ़िए उसमें इस्तेमाल होंगे, रदीफ़ कैसी इस्तेमाल होगी, वो तमाम उसूल और कवायद की बहुत पाबंद है जो रिवायती शायरी हमारी है, जो क्लासिकल शायरी है, पुरानी शायरी जिसे आपने कहा। और आज की शायरी जिसे हम जदीद शायरी कहते हैं, नई शायरी कहते हैं, उसमें एक तो नए अल्फाज का इस्तेमाल होता है, पुराने जो ढंग, उसलूब जो इस्तेमाल किया गया है उस ढंग से थोड़ा सा नया ढंग जी और नई रविश इख्तियार करने की कोशिश की है नए शुअरा ने, आज की शायरी ने। और उसमें सबसे ज़्यादा मामलात ये हैं कि नए ख़यालात, मसलन आज के समाजी और सियासी मसाइल पर बात होती है, उसमें हमारे ज़िंदगी की अंदरूनी और बाहरी जो मसले हैं उन पर भी शायर कहे जाते हैं। ज़िंदगी की सच्चाई और उसकी हकीकत को उसमें बताया जा रहा है आज की तारीख़ में कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। पहले सिर्फ वो एक महबूब को लिए बैठा होता था शायर, वो बैठता था और वो उसी को ही सब कुछ, उसके तमाम जितने उसके जुल्म व सितम हैं उनको बयान कर रहा है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार पूरी तरह करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो तमाम उसूल जो हमारे यहाँ अरूज़ में जो होते हैं, शायरी के उसूल होते हैं, मीटर की पाबंदी और बहर की पाबंदी और काफ़िए की पाबंदी और रदीफ़ की पाबंदी, वो उन तमाम पाबंदियों को बहुत मद्देनज़र रखा जाता था। लेकिन आज की शायरी में थोड़ा सा ज़रा सा अलग हट के, ज़रा सा आज़ाद हुआ है शायर, उन कैदों से निकला है, वो थोड़ा सा आज़ाद होकर फिर कह रहा है। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूँगा, और शायद आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होंगे, और वो बात ये है कि इस नएपन का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया गया है, कुछ भोंडापन भी आ गया है इस नई शायरी के अंदर। और वो भोंडापन ऐसा है कि जो हम तमसीलात, तशबीहात यानी उपमाएँ जो इस्तेमाल की जाती हैं, उन उपमाओं को हर कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो बिल्कुल
हमारी सोच हमारी समझ से बिल्कुल परे है, और आम आदमी से तो बिल्कुल परे ही निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि क्या कह रहे हैं, क्या इसका मतलब है। आम आदमी तो बिल्कुल भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो वो जो उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ये मानते हैं कि ये जो नए शायर हैं या नई शायरी है, वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, आपके यहाँ रदीफ काफिया मीटर इनका वो है, निर्वाह कर रहे हैं, वो उसको निभा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, कवि सम्मेलन की दुनिया में तो जी जी ये जो परिवर्तन आ रहा है जिया साहब की, नई शायरी और पुरानी शायरी, नई कविताएं और पुरानी कविताएं, निश्चित रूप से हम उसके समर्थक हैं। जी जी। लेकिन ये आने वाली जो कविता का या काव्य का या शायरी का जो भविष्य है, फ्यूचर है, उसके लिए अच्छा है या बुरा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमें जब तक पुराने शायरों से, पुरानी शायरी से प्रेरणा नहीं लेंगे जी, तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम अपना अलग रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो अलग रास्ता नहीं बना सकते। उससे हमें फ़ायदा तो उठाना ही पड़ेगा, उससे इस्तेफ़ादा आपको करना पड़ेगा पुरानी शायरी से। हम उनको नकार नहीं सकते उन लोगों को। लेकिन ये है कि आपका ढंग जो है वो अलग होना चाहिए बिल्कुल। और हर दौर ये चाहता है कि उसमें नया कुछ ना कुछ होना चाहिए। हर दौर में नया हुआ है, ज़बानें सुधरी हैं, समाज सुधरा है, मसाइल सुधरे हैं। आज से 100 साल पहले जो हालात थे वो आज नहीं हैं। और शायर और कवि वही होता है, सच्चा कवि और सच्चा शायर वो होता है जो अपने हालात को देखकर उसके मुताबिक उसके अनुसार शायरी करता है, उसके अनुसार काव्य पाठ करता है। तो और हालात जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं तो शायरी को भी बदलना पड़ेगा। जदीद दौर है, नयापन लाना पड़ेगा शायरी के अंदर, आपको पूरी तरह उसमें कामयाब है बिल्कुल। और इसका मुझे मुस्तक़बिल, इसका फ्यूचर जो है शायरी का बहुत रोशन और ताबनाक लगता है। हमारी हुकूमतें भी बहुत साथ देती हैं, ज़बानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं इस मामले में। अच्छा जिया साहब, जो आपकी ये उपलब्धियां हैं इस क्षेत्र की, जी जी, जहां आपको अवार्ड्स मिले हैं, ये उपलब्धियों को आपका परिवार किस दृष्टि से देखता है? नहीं, परिवार में हर तरफ से, चाहे वो मेरे घर के लोग हों या मेरे दोस्त हों, सब लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छा मुझे सराहा है। और मुझे बड़ा हौसला मिलता है जब मैं अपने दोस्तों से, ख़ास तौर से जैसे आप हैं, जाहिर बात है अभी अपन को कुछ दिन पहले एक अवार्ड दिया गया फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से, अपन दोनों ही उसमें शरीक थे जी। कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं, बड़े अवार्ड्स, जिसमें आप बराबर में शरीक हैं मेरे साथ। जैसे एक अवार्ड वो अपन उसमें गुड़गांव गए और वहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने बनाया 101 घंटे का, नोएडा। और तो वहाँ दादरी नोएडा, हाँ, वहाँ एक वो बड़ा, उसमें आप भी शरीक थे उस कवि सम्मेलन और मुशायरे में। 1 घंटे का जो गिनीज बुक में उसमें नाम भी उसमें दर्ज है, 101 घंटे का जो मुशायरा हुआ। तो ये बड़ी उपलब्धियाँ हैं और इसको सुनकर समाज भी बड़ा खुश होता है, घर वाले भी खुश होते हैं, दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और कौन सी आपको मिले अवार्ड्स? और कई अवार्ड्स मिले हैं। चेन्नई गवर्नमेंट ने मुझे, एक मियासी उर्दू अकादमी है उसने अवार्ड दिया, औरंगाबाद में मुझे अवार्ड दिया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया। इससे अलग हटकर इंटरनेशनल लेवल पर मुझे जद्दा और रियाद में इंडियन एम्बेसी ने मुझे आपको भेजा भी और मुझे अवार्ड भी वहाँ पर दिया गया। जहाँ और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी प्रदीप जी उस चीज़ की होती है कि जब मेरे दोस्तों के ज़रिए कहीं कोई मुझे अवार्ड मिलता है और मेरे दोस्त उस पर साथ होते हैं, और उससे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है कि जब मेरे शहर में मुझे कोई अवार्ड या कोई सम्मान मिलता है। जी जी जी, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मिलते हैं अवार्ड, तो बहुत सारे अवार्ड हैं, इतने हैं कि मुझे याद भी नहीं है वो। उसमें हरियाणा उर्दू अकादमी ने मुझे अवार्ड दिया, पंजाब ने मुझे वेद दीवाना अवार्ड दिया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, बिजनौर में भी, यूपी। लेकिन यहाँ जब ज़िला प्रशासन या आप लोग जब मुझे कोई सम्मान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बाइस बनता है, उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है। परिवार में आपको, मतलब परिवार मित्रों में आप क्या मानते हैं, कैसा सपोर्ट आपको रहा? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं अपने परिवार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसमें बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है, मेरी वाइफ का, मेरी बच्ची का। लेकिन मैं उससे ज़्यादा तो क्या बराबर का मैं ये कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है कि जब प्रदीप जी मुझे अवार्ड के लिए जब मुझे मुबारकबाद देते हैं और खुश होते हैं, हार पहनाते हैं मेरा। और फिर मैं जब इस घर में आता हूँ तो उस घर में और इस घर में मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। यहाँ आता हूँ तो भाभी और बच्चियाँ, ख़ास तौर से मेरी भतीजी हन्नू,
और नन्नू दोनों मुझे बहुत ज़्यादा वो करती हैं, इस बात के लिए हौसला मेला बनाती हैं। बड़ा खुश होता है दिल उस वक्त में जब परिवार के लोग अगर मिलकर अगर खुशी मनाते हैं, तो उस खुशी की बात ही कुछ और होती है, उस खुशी का रंग ही कुछ और होता है। अच्छा, उसमें जहां आप इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे, उसमें टोंक का कितना सहयोग मानते हैं? टोंक का यही सहयोग टोंक का कम है क्या, जब कि मुझे हौसला मेरा बढ़ाते रहते हैं वो लोग। ये अलग बात है कि मुझे जब मैं बाहर जाने लगा तभी मुझे लोगों ने सुना, और पता नहीं कहाँ से सुना और कैसे मुझे बाहर वहाँ बुलाया। उन लोगों ने यहाँ मुशायरों में हिंदुस्तान में सुना या किसी सोशल मीडिया के ज़रिए सुना। तो लेकिन ये अच्छा लगता है मुझे कि मैं जब बाहर से कहीं से आता हूँ, कोई सम्मान लेकर आता हूँ, तो मुझे ये शहर जो है मेरा, मुझे वही इज़्ज़त देता है, वही सम्मान देता है जो दूसरे लोग देते हैं। उससे कहीं ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ाने की ये शहर मेरी कोशिश करता है। और ख़ासतौर से मेरे मित्र जो हैं वो मेरे लिए बड़े सम्मान के बाइस हैं इस मामले में। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात। अच्छा जी साहब, इतनी जब एक किसी कवि को, किसी लेखक को, किसी गीतकार को, किसी संगीतकार को, किसी गायक को थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाती है, जी जी, तो वह बड़े शहरों की ओर अपना रुख कर लेता है। ऐसा देखा गया है, जाना गया, आप भी जानते हैं। जी जी जी। तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया टोंक छोड़ने का? नहीं, मैं तो प्रदीप जी मैं तो बड़े शहर से छोटे शहर में आया हूँ। अच्छा। मेरी जो शायरी की शुरुआत है वो जयपुर से थी जी। स्टूडेंट लाइफ से मेरी शायरी की शुरुआत हो गई थी, और मैंने सबसे पहला मुशायरा जयपुर में रहते हुए ही, सबसे पहला जो ऑल इंडिया जो मैंने मुशायरा पढ़ा वो जयपुर में ही मैंने पढ़ा सबसे पहले। तो मेरी तो जयपुर में गोष्ठियों में जाना, मुशायरों में, बड़े मुशायरों में आना जाना। लेकिन मेरा एक अपना मानना ये है कि आपकी बड़े शहरों में जाने से फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप अपनी शायरी को बड़ा बनाने की कोशिश करें। बड़े शहरों के बजाय, बड़े शहरों में रहने के बजाय, बड़े शहरों का रुख करने के बजाय, अपनी शायरी अगर आपकी बड़ी शायरी है जी, बड़ी अगर आपकी कविता है, तो वो हर जगह उसको सराहा भी जाएगा और उससे आपको काफ़ी कामयाबी भी मिलेगी, काफ़ी तरक्की भी आपको मैसर होगी। अच्छा, ये एक बात बताइए, वो कौन सी शायरी है जिसने आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई? उसको सुनना चाहेंगे हम आपसे। प्रसिद्धि में तो कई शेर मेरे ऐसे हैं कि जो अखबारों की सुर्खियाँ बन जाते हैं। सब एक मेरा एक बहुत एक शेर है तारीख़ी के, वो सफ़े आखिर में मुझको मत खड़ा कर, सफ़े आखिर में मुझको मत खड़ा कर, मैं सदियों से इमामत कर रहा हूँ। हाँ, ये शेर मेरा बड़ा मशहूर हुआ, बहुत सराहा गया। और कोई ऐसी गज़ल जिसने आपको एक मुक्तक मेरा बहुत ज़्यादा, जिसको आप भी पसंद करते हैं। जी जी जी। वो मुक्तक ये है कि उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूँ। उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूँ, कब करेगा वो एतबार ज़िया, क्या कलेजा निकाल कर रख दूँ। वाह वाह वाह। इसको भी बहुत बहुत पसंद किया गया। और देशभक्ति के भी आपका एक शेर था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये जो पसंद थी, ये दूसरों की पसंद, जो अभी आप पूछ रहे थे, इसमें कई शेर हैं। एक शेर में दूसरों की आप पसंद के 2-3 शेर मेरे और जो बहुत प्रसिद्ध हुए, और उसमें कई वाकयात भी हुए ऐसे। उसमें मेरे 2 शेर ऐसे हैं कि क्या मिला शीशे दिल तोड़ने वाले तुझको, टुकड़े टुकड़े पे तेरा नाम लिखा रखा है, तीर जितने भी चलाना है चलाओ तो सही, मैंने दिल अपना निशाने पे लगा रखा है। ये इसको बड़ी प्रसिद्धि इन शेरों को बड़ी मिली। वाह वाह वाह। और जो मुझे पसंद है वो शेर जो भी आप बताए देशभक्ति पे, ये था कि कहीं दौलत, मतलब उसका इस तरह है कि कहीं दौलत, कहीं शोहरत, कहीं दुकान रख देना, कहीं दौलत, कहीं शोहरत, कहीं दुकान रख देना, मेरे हिस्से में एक मजबूर की मुस्कान रख देना, और बहुत पावन, बहुत शीतल, बहुत निर्मल है ये धरती, मेरी हर आस्था का नाम हिंदुस्तान रख देना। वाह 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 वाह। तो ये शेर मुझे आपको बहुत पसंद है? पसंद है मुझे। ऐसी कोई आप गज़ल जो है या कोई आपका गीत है जिसके कोई एक अंतरा, एक मुखड़ा, अच्छा, आप जो कि आपको बहुत पसंद है, दर्शकों से सुनाना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं तरन्नुम से तरन्नुम से, इजाज़त दें तो? तरन्नुम से सुनाना। एक मुखड़ा और एक शेर सुना देता हूँ। जी जी। वो शेर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो तस्वीर में तेरी हम देखते हैं,
जो तस्वीर में, हाँ जो तस्वीर में तेरी हम देखते हैं, वो अक्सर बहुत लोग कम देखते हैं। वाह, वाह। वो अक्सर बहुत लोग कम देखते हैं। और ये शेर मेरा बड़ा प्रसिद्ध भी है और मुझे भी बहुत पसंद है। जला तो दिया है चरागे मोहब्बत, जला तो दिया है, जला तो दिया है चरागे मोहब्बत, है कितना हवाओं में दम देखते हैं, है कितना हवाओं में दम देखते हैं। वाह 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 जी, ऐसा वाह, कमाल है, ये बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि अधिकांश से जितने भी गाने आते हैं, गज़ल आती हैं या कोई जिसे समझ लीजिए कोई कविता आती है, शायरी आती है, उसे जब कभी भी ये समझ लीजिए फिल्मों में या किसी सीरियल में उनको काम में लिया जाता है, गाना गाया जाता है, कोई एल्बम बनता है, तो अक्सर कर ज़्यादातर जो लोग ज़्यादातर जो होता है उसमें उस सिंगर को या उस एल्बम में उस एक्टर को जी जी नाम अधिक दिया जाता है, जी जी जबकि वास्तविक रूप से लिखने वाला जो होता है, लिखने वाला जिसने कि उस गीत जी, को या उस कविता को या शायरी को लिखा है, जी जी उसको इतना वेटेज नहीं देते हैं। जी जी। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? ऐसा हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो लेखक होता है वो कहीं ना कहीं संगीत में कहीं ना कहीं वो बेचारा गुम हो जाता है। जी आज मसला क्या है, पहले के लोग जो थे प्रदीप जी, वो उसके बोलों से, उनके अल्फाज से भी लुत्फ अंदोज होते थे, उससे भी मज़ा लेते थे वो। जी जैसे कोई फिल्मी गीत हुआ, अपने जैसे मजरू साहब ने कहा कि वो पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नज़र देखा है। ऐसे कई शेर हैं बहुत अच्छे फिल्मी गीतों में। तो ये पहले सुनकर पहले के लोग जो थे वो ये कहते, पूछते थे आगे बढ़ के, यार ये लिखा किसने, बहुत अच्छा लिखा यार, जी दिल को छू रहे हैं ये अल्फाज उसके, ये शेर दिल को छू गया एकदम उसका। तो पहले के लोग जो थे वो इस बात को परखते थे, सोचते थे कौन किसने कहा है, साहिर लुधियानवी ने कहा है, समीर ने कहा है, आनंद बख्शी ने, ये उन्होंने उसने साहिर ने कहा है, मजरू ने कहा है, शकील ने कहा है। इन तमाम शायरों की तलाश करते थे कि आखिर कहा किसने है यार, ये बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा है गाना, बड़ा अच्छा नगमा है। लेकिन आज की तारीख में हमारी जो नई जनरेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ संगीत पर थिरक रही है, धुनों पर थिरक रही है सिर्फ, इसके अलावा उसे ये पता ही नहीं है। अच्छा, वो ये भी नहीं जानता है कि जो गाने में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है, वो ये भी नहीं जान रहे हैं आज की जनरेशन। वो तो सिर्फ बस उस पर थिरक रहा है, संगीत कितना अच्छा है, इसलिए वो मिजाज ये बन गया है कि बस सिर्फ संगीत। अच्छा, फिर आज की तारीख में जो गाने आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं फूहड़पन भी आ रहा है उसमें। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छा लिखा, वो एक लड़की को देखा तो ऐसा, हाँ, ऐसे बहुत से गीत बड़े हैं। अच्छे, नहीं, अभी भी बहुत सारे गीत ऐसे आते हैं जो अच्छे गीत निश्चित रूप से उनमें बहुत अच्छे अल्फाज हैं, बहुत बिल्कुल। उसके जो राइटर हैं वो निश्चित रूप से लेकिन बधाई के हमारी पात्र। जनरेशन जो है ना वो ज़्यादातर संगीत की तरफ ज़्यादा जा रही है, उन बोलों की तरफ नहीं जा रही है। इसलिए वो बेचारा शायर और कवि जो है वो नगमा निगार, वो कहीं ना कहीं उस संगीत की धुन में खो जाता है, गुम जाता है वो। जैसा अब ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, शायरी तो अपनी जगह है, संगीत भी, और ऐसा चलता रहेगा, दौर आते रहेंगे, शायरी छाती रहेगी, गीत छाते रहेंगे, गीतकार छाते रहेंगे, कविताएं याद करेंगे, राम दयाल सिंह दिनकर साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब, ऐसे लोग याद किए जाते रहेंगे और ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आपका आदर्श कौन से शायर हैं जिनको आप उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं? देखिए, पुराने शायरों में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे गालिब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारी नई, उसके बाद की जो शौरा हैं वही मुतक़द्दिमीन ही कहलाते हैं। लेकिन उसमें जैसे फैज़ अहमद फैज़ अच्छे लगते हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं। उसके अलावा मुझे कविताओं के क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी साहब
की कविताएं बहुत पसंद हैं मुझे। अच्छा जी। जैसे अभी आपने बार बार बच्चन साहब का नाम लिया, उनकी कविताएं भी बहुत पसंद हैं। मधुशाला वगैरह बड़े जी। क्या उन्होंने वो उसको इस्तेमाल किया है, मधुशाला का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर गए, वो किस तरह इस्तेमाल कर गए, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मौजूदा जो अभी शोरा थे उसमें जैसे राहत साहब का मैं बहुत बहुत फ़ैन हूँ, और उनसे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है जी। उन्होंने भी उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह एक और थे हमारे इसमें कृष्ण बिहारी नूर साहब, जी। जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और उनके कई शेर मुझे बहुत या मुझे याद भी हैं और मुझे बड़े पसंद हैं कृष्ण बिहारी नूर साहब के। और मैं समझता हूँ कि हालांकि उनसे मेरी बहुत 1-2 मुशायरों में ही मुलाकात हुई, फिर उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत मुतासिर करते हैं वो। आज भी जब उनको सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनके वो 25-30 साल पुराने शेर भी आज ताज़ा महसूस होते हैं। वाह। बुझी ना प्यास तो ख़त्म अपनी ज़िंदगी कर ली, नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी की। क्या कृष्ण बिहारी नूर साहब की जो शायरी है बड़ी अलग हटकर उनकी शायरी है। वो चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर साहब के बहुत सारी शायरी ऐसी बहुत अच्छी शायरी, बड़ी खूबसूरत शायरी है उनकी। ये जो उन्होंने कहा कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, ये बड़ा अच्छा शेर है। और हर शायर ने आईने को सच्चा बताया है, दर्पण को सच्चा बताया है जी। लेकिन मैं आपके पिताश्री स्वर्गीय देवीलाल पंवार साहब के मैं एक शेर से इतना मुतासिर हुआ हूँ कि उन्होंने इन तमाम बातों को आईने की सच्चाई को उल्टा साबित करके बता दिया। उनका वो शेर बहुत अच्छा लगता है कि आईने में देखकर उल्टे हरूफ, एतबारे आईना जाता रहा। इस शेर ने अजीब व गरीब असर किया कि ये ऐसा भी शेर कहा जा सकता है। अभी आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया था कि शायरी सीखी कैसे जाए, तो मैं ये एक मिसाल देना भूल गया था और अब मैं कह रहा हूँ इस बात को कि हमें नए शोरा को भी सोचना चाहिए। देवीलाल पंवार साहब कोई किसी यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ी डिग्री लेकर नहीं आए थे, लेकिन शायरी उनकी देखिए आप कि उनका इतना बड़ा शेर कि उनको बहुत बड़ा बना दिया इस शेर ने उनको, कि चाहे उसमें क्या पढ़ा था मैंने अभी, आईने में देखकर उल्टे हरूफ, एतबारे आईना जाता रहा। तो ये शायर तो पैदा होता है, पैदाइशी शायर होता है। तो नहीं वो जो अब आखिरी में आपसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि जो नए शायर हैं उनको आपकी कौन सी शायरी सुनाएंगे और क्या बताएंगे उनको कि उन्हें किस राह पे चल पड़ना चाहिए, अब जो नए शायर जो आ रहे हैं उनको? मेरा इस तरह की शायरी अब होनी चाहिए हमारे इस दौर में कि पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले, पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले, कांटों को भी दामन में छुपाना नहीं भूले, मौसम के बदलते ही पलट आए परिंदे, मौसम के बदलते ही पलट आए परिंदे, इंसान की तरह अपना ठिकाना नहीं भूले। वाह 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 जी, इंसान की तरह अपना ठिकाना नहीं भूले। वाह, इंसान की तरह अपना ठिकाना नहीं भूले। इस तरह की शायरी अब हमारी नई जनरेशन को करना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है। कोई भी पैगाम, अच्छा मैसेज आम लोगों तक पहुंचना चाहिए अपनी शायरी के ज़रिए। अगर अपनी शायरी कर रहे हैं तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। धन्यवाद जिया साहब आपको। चाय पे चर्चा कार्यक्रम में हम जिया साहब का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और आप सबको बताना चाहते हैं कि जिया साहब की शायरी अपने आप में एक अनोखी शायरी है, मर्म स्पर्शी जिसे कहा जा सकता है, दिल को छूने वाली शायरी है। और उन्होंने अपने इस पूरी जो उनकी यात्रा है और वो चल रही है, लगातार चलती रहेगी, जो इसकी शायरी का सफ़र है वो सफ़र चलता रहेगा। उन्होंने इस बात को हमेशा चाहा, साबित किया कि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कई मंदिर बना बैठे, कई मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी जात परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ऐसी व्यक्तित्व है उनका, देश प्रेमी व्यक्तित्व है। हमेशा जिस बात को सराहा, उस बात को प्रशंसा की, हमेशा देश को अपना माना। आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि आप ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये चाय पे चर्चा आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी आप कमेंट्स जो हैं कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और हम आपसे मिलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।